एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, स्टडी विद दीपा सैनी। आज की इस वीडियो के अंदर देखो, जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हम कर रहे थे अपना 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जिसमें हमने फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया था। ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो, फर्स्ट पेपर में आपको सबको पता है कि पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, फिर एक सेकंड पेपर और होता था और उसमें आते थे नियर अबाउट आपके सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम ये 75 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चंस फुल डिटेल और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई नेट का एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड ही पूछता है हर बार एग्जामिनर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 ये मैं आपको करवा चुकी थी, तो इसे हम नहीं करेंगे आज की वीडियो में। हमारा होगा भाई, हाँ जी, प्रश्न पत्र 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट आपका कॉमन पेपर होता है जिसमें कई सब्जेक्ट होते हैं नेट में भी, और सेकंड आपका होता है सब्जेक्ट का जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, एंड थर्ड होता है फिर दोबारा से आपका सब्जेक्ट का जिसमें 75 क्वेश्चंस होते थे। तो ये वही है प्रश्न पत्र 3, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देख लेते हैं जून में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे भाई, इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। ओके, चलिए। पैडीमेंट रचना का पार्श्वर्य समतलन सिद्धांत। देखो, एक बात तो मैं आपको बता दूं, नेट का एग्जाम देने से पहले आपको सारी की सारी थ्योरी और वो थ्योरी किसने दी, ये 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। कौन सी थ्योरी किसने दी, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप याद करके चलोगे ना, नियर अबाउट आपके 9 से 10 क्वेश्चन यूजीसी नेट में ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, ये थ्योरी किसने दी, इनसे आते हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन टिक करना चाहते हो तो सारी की सारी थ्योरीज कर ले जाओ। पेड कोर्स में मैंने ये सारी थ्योरीज करवा रखी हैं, पूरा डिटेल में एक एक थ्योरी। तो जो पैडीमेंट है, पैडीमेंट की जो रचना है उससे संबंधित काफ़ी सिद्धांत है अलग अलग ज्योग्राफर्स के। तो ये जो पार्श्वर्य समतलन सिद्धांत है भाई, ये आपका जो पैडीमेंट का है पार्श्वर्य समतलन सिद्धांत, ये किसने दिया था? यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने पुट हुआ है, तो ये दिया था भाई गिलबर्ट महोदय ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है कुछ बुक्स है और राइटर है। मैं पहले ही बोलती हूँ, बुक्स और राइटर से तो हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं नेट में तो खासकर। तो यहाँ पर हमें बताना है एब्जैक्ट जियोमॉर्फोलॉजी किसकी थी, असेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी और एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो खाली जियोमॉर्फोलॉजी थी भाई लोबेक की, असेस इन जियोमॉर्फोलॉजी ये थी ड्यूरी की, ठीक है, ड्यूरी। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें स्ट्राहलर की, और मॉर्गन की थी एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वुडरीज और मॉर्गन की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सारी बुक्स और राइटर के नाम भी आप याद करके जाओगे नेट का एग्जाम देने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? यानी जो आपके भ्रंश आते हैं, फ्लड आते हैं, तो भ्रंश के पार अध्यारोपित अफवाह, यानी कोई भ्रंश है यहाँ पर और इसके पार जो आपका अध्यारोपित अफवाह हो रहा है नदियों का। फॉर एग्जाम्पल, अध्यारोपित अफवाह में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? दामोदर आती है, सोन नदी आती है, तो ये सारी रिवर्स आती हैं अध्यारोपित अफवाह में, ठीक है। तो ये है भ्रंश के पार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है झीलमाला ठंड रूप से किसकी विशेषताएं हैं? तो झीलमाला भाई हिमानी एस्कर, जो आपके ग्लेशियर्स हैं जो एस्कर नहीं बनाते हैं, एस्कर, ठीक है, मालाओं के रूप में, यानी क्या करती है ना, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। जो हिमानी है, जब लास्ट स्टेज आती है ना ग्लेशियर्स की, तो वो अपने सेडिमेंट को ऐसे लाइनों में एक बिंदु के रूप में जमा कर देती है। तो माला, झील माला से ये लगते हैं इस तरीके से, तो इन्हें कहते हैं झील माला भी कहते हैं। तो ये आपकी हिमानी, देखो ठंड रूप से, ठंड तो भाई हिमानी ही होगी ना, ठंडी तो ग्लेशियर, बर्फ, नदी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपसे फिर अगेन सिद्धांत पूछे गए हैं और उनके देने वाले ज्योग्राफर। तो देखते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे 2 चक्रीय सिद्धांत, तो भाई 2 चक्रीय सिद्धांत के थे भाई डेविस महोदय ने दिया था 2 चक्रीय सिद्धांत। जल स्तर दिया था स्विनटर्न ने। स्थैतिक जल खंड सिद्धांत गार्नर महोदय ने, और अतिक्रमण सिद्धांत दिया था मालोट महोदय ने। आप जब भी मैं ये क्वेश्चन कराती हूँ ना, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो और तुरंत उतार ला करो कि ये सिद्धांत इसने दिया, ये इस सिद्धांत इसने दिया। नेट का एग्जाम देने से पहले लास्ट रीडिंग जरूर दिया करो, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? तो यानी जब ग्लेशियर्स अपरदन होता है तब कौन सी प्रक्रिया द्वारा सबसे ज़्यादा होता है? भाई उत्पाटन। उत्पाटन प्रक्रिया वो होती है जिसमें जो हिम नदी है अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को फाड़ कर उखाड़ कर जमीन से अपने साथ ले जाती है। तो उखाड़ कर फाड़ना ये होती है उत्पाटन क्रिया में, ठीक है। बाकी ये सारी आपकी नॉर्मली हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, चट्टानों का गहन रासायनिक अपक्षय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उत्कृष्ट विशेषता है। यानी जो रासायनिक अपक्षय होता है ना, वो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता, बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पर आर्द्र वर्ड नहीं देता तो गलत हो जाता। आर्द्र यानी जहाँ पर भाई आपकी पानी भी है, नमी भी है, और गर्म इलाकों में रासायनिक अपक्षय आपका ज़्यादा होता है चट्टानों के अंदर, बिल्कुल करेक्ट। रासायनिक अपक्षय की जो तीव्रता है वो जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। दोनों कथन ठीक है और दोनों एक दूसरे की बिल्कुल करेक्ट व्याख्या भी दे रही हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, डेविस के साथ असहमत होते समय क्रिकमे ने किस शब्द के साथ पेनी प्लेन को उखाड़ दिया? ठीक है, पीनी प्लेन को उखाड़ दिया, तो वो वर्ड था भाई पान प्लेन। यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि पैडी प्लेन तो आपके डेविस की ही देन थी, तो राइट आंसर रहेगा पान प्लेन। तो क्रिकमेक ने इस शब्द के साथ पैनी प्लेन यानी स्थलीय प्राय को उखाड़ दिया था। नेक्स्ट आता है, अपने पुच्छल्ले किनारे से दूर उष्ण वाताग्र में मेघ प्रकारों का सही अनुक्रम बताना है। हमें जो बादलों के टाइप होते हैं उनका सही क्रम बताना है। तो पहले अपने पुच्छल्ले किनारे से दूर उष्ण वाताग्र में, यानी हमें बढ़ना है गर्मी की ओर, तो वर्षा छतरी, मध्य छतरी, पक्षाप छतरी और फिर पक्षाप मेघ। पहले आ जाएंगे आपके वर्षा छतरी मेघ, फिर आ जाएंगे मध्य छतरी मेघ, फिर पक्षाप छतरी मेघ और लास्ट आ जाएंगे पक्षाप मेघ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, पछुआ हवाएं किसका एग्जाम्पल है? तो भाई समष्टि वायुमंडलीय गतियां, भवंडर, सूक्ष्म पैमाने की। तो देखो पछुआ पवनी हमारी स्थायी पवनी है, पहली बात तो, ठीक है, ये स्थायी पवनी है, परमानेंट विंड है, जो कि आपके 30 से 45 डिग्री के उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में चलती हैं। तो इसे हम डालेंगे समष्टि वायुमंडलीय गतियां। ये ना तो कोई झोंका है, ना ही छोटे लेवल पर आती है, ना ही कोई बवंडर है। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर हमें बताना है, लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। तो भाई सबको पता है क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो टेम्परेचर गिरता है। रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर परावर्तित करता है, तो भाई ये करता है हमारा आयन मंडल। रेडियो तरंगों को जिसकी वजह से हमारा प्रसारण संभव होता है अर्थ पर। अधिकांश ओजोन हमारी समताप मंडल में है। तापमान में गिरावट रुक जाती है क्षोभ सीमा में। जो तापमान एक गिर रहा था ना क्षोभ मंडल में, वो आकर क्षोभ सीमा में तापमान में गिरावट रुक जाती है, हवाएं चलना बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है क्षोभ सीमा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, यदि सूर्य का उत्पादन कम होता है तो एल्बिडो क्या होगी? पूछा गया भाई, जो सूर्य का उत्पादन है वो कम होता है तो जो आपकी एल्बिडो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, जो एल्बिडो है बढ़ेगी। जैसे ताजी बर्फ होती है उसकी एल्बिडो सबसे ज़्यादा होती है ना, तो इस तरीके से जहाँ पर सूर्य की पहुँच कम होती है वहाँ पर एल्बिडो बढ़ी हुई होती है। नेक्स्ट आता है, भूमि और समुद्र के बीच दाब में जो मौसमी अंतर है वो क्या उत्पन्न करता है? तो देखो मानसून उत्पन्न करता है, कैसे समझोगे? जैसे हमारा भारत है वो भूमि का हिस्सा है, हिंद महासागर समुद्र का हिस्सा, और इन दोनों के बीच दाब में अंतर होगा तो समुद्र की ओर से हवाएं आती है ना इंडिया में, और मानसून लाती है, वर्षा करती है। तो राइट आंसर इज मानसून। नेक्स्ट आता है, वी जर्कनेस का मॉडल किससे संबंधित है? वी जर्कनेस ये भाई चक्रवातों से रिलेटेड मॉडल है। मध्य अक्षांश चक्रवात यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति से रिलेटेड है वी जर्कनेस का मॉडल। ठीक है, तो मध्य अक्षांश चक्रवात कह लो, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कह लो, पश्चिमी विक्षोभ कह लो, सभी चीजें एक ही हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना कौन सा करेक्ट नहीं है। चलो देख लेते हैं। शीत वाताग्र त्रिकोणीय वृत्तों द्वारा निर्धारित होती हैं। जो शीत वाताग्र है वो त्रिकोणीय वृत्त, ये तो करेक्ट है। उष्ण वाताग्र अर्धवृत्तों द्वारा निर्धारित होते हैं, ये भी करेक्ट है। तेजी से आगे बढ़ रहा उष्ण वाताग्र प्रचंड उत्पाथन पैदा कर सकता है। अगर भाई तीव्र से गति से बढ़ रहा है कोई उष्ण वाताग्र तो प्रचंड उत्पादन उत्पन्न कर सकता है, ये आपका रॉन्ग फैक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। टोर्नेडो बवंडर, जो टोर्नेडो होते हैं बड़े होते हैं, बवंडर भी कहते हैं इन्हें, अल्पकालिक झंझा पंक्ति के साथ साथ विकसित होते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपका यही गलत है। तेजी से जब कोई उष्ण वाताग्र बढ़ता है तो प्रचंड उत्पादन वो पैदा नहीं कर सकता।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, सूर्यास्त के बाद भी सीमित उष्णता वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? तो सूर्यास्त के बाद जो हमें थोड़ी बहुत गर्मी मिलती है वो हमें किसके द्वारा प्राप्त मिलती है? पार्थिव विकिरण, यानी हमारी पृथ्वी भी तो कुछ ऊष्मा को रिलीज करती है ना, तो पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है ना दीर्घ तरंगों के रूप में, उसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण सेलवास क्षेत्र में सीमित है। वृक्षों के पत्रक क्षेत्र संलग्न हो और भाई वन तल के ऊपर गहन निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो कहाँ गया, घास और अन्य वनस्पति वर्धक आवरण सेलवास क्षेत्र में सीमित है, ये बिल्कुल ठीक है। वृक्षों के पत्रक क्षेत्र संलग्न हो वन तल के ऊपर गहन मात्रा निर्मित, दोनों ही कथन ठीक है और भाई दोनों एक दूसरे की बिल्कुल करेक्ट व्याख्या दे रहे हैं। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन से है। ओजोन परत में जो नुकसान पहुंच रहा है उस नुकसान को कम करने के लिए, ओजोन परत की मोटाई बढ़ाने के लिए मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ था 1987 में। ठीक है, तो तभी से ही मॉन्ट्रियल समझौता इसे कहते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कब तक कम करने का था? तो भाई क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य था ना वो था हमारा 2012 तक 1990 के स्तर से 5% नीचे लाना, यानी 2012 तक, ये वाला ऑप्शन बनेगा। 1990 के औसत स्तर पर जब था ना आपकी ग्रीन हाउस गैसों का, तो उससे 5% नीचे लाना। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, मरुद्भिद वनस्पति निम्न में से किसके विरुद्ध जीवित रह सकती है? देखो मरुद्भिद यानी अगर हम बात करें तो मरुस्थलीय वनस्पति आप कह सकते हो, जैसे झाड़ी होती है, बेर होती है, बेर की झाड़ी हो गई, और जो आपकी मरुस्थलों में पाई जाती है वो वाली। तो सूखा परिस्थितियों में के विरुद्ध भी ये जीवित रह सकती है, यानी सूखा परिस्थिति में भी ये जीवित रह सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन अधिकांशतः समताप मंडल में है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर स्थित रहती है। 50 से 75, ये गलत है भाई, क्योंकि देखो अगर ओजोन की परत बात करें ना तो हमारी पृथ्वी की सतह से ये 20 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है ना। ओजोन सूर्य से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ये भी कथन ठीक है। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए ओजोन का कोई महत्व नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट आता है भूमध्यवर्तीय क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादकता और आर्द्रता है। तो भाई भूमध्य रेखीय क्षेत्र की अगर हम बात करें ना तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपकी महासागरीय लवणता कम होती है, ये कथन तो करेक्ट है। और इसमें भारी वर्षा होती है और मेघ छाए हुए रहते हैं और आर्द्रता भी होती है, इसलिए लवणता कम होती है। दोनों कथन करेक्ट है और दोनों सही व्याख्या दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में चले जाना चाहिए और क्षेत्रीय भूगोल को सामान्य खोज के लिए, न कि अनन्य अध्ययनों की खोज के लिए जाना चाहिए। ये कथन किसके था? तो ये विलियम बुंगे का था भाई। वो क्रमबद्ध भूगोल को सैद्धांतिक क्षेत्रों में डालना चाहता था और क्षेत्रीय भूगोल को जनरल ज्योग्राफी में डालना चाहता था। नेक्स्ट आता है परिमाणात्मक क्रांति के विकास में नूतन अध्ययन क्षेत्र प्रारंभ किया गया जो सामाजिक भौतिक विज्ञान कहलाता है, जो स्पष्ट करता है कि समाज की विमाएं भौतिक विमाओं के समरूप है और यह लोगों की संख्या, दूरी और समय को समाविष्ट करती है। ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये स्टीवार्ट ने। किसने प्रारंभ किया था? स्टीवार्ट ने। लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। परिमाणात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन थी ये। इसका मुख्य जोर भूगोल में नियम निर्माण, मॉडल निर्माण और सिद्धांतीकरण को लाना था। बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये जो आपकी क्वांटिटेटिव थी ना, ये भूगोल में लाना चाहती थी। मॉडल्स, मेथड्स, नियम, सिद्धांत, इनको डालना चाहती थी। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? युवा भूगोलवेताओं को समझ आया कि आनुभाविक, विवरणात्मक और गजेटियर प्रकार के भूगोल को साहित्य की भाषा की बजाय गणितीय भाषा के उपयोग द्वारा त्यागा जाए। ये भी कथन करेक्ट है। ठीक है, दोनों कथन करेक्ट है और दोनों सही व्याख्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति पर ज़्यादा जोर दिया गया था, इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, ये था हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब आता है आगे हमारा 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे आएंगे अभी हम। हाँ जी, यहाँ पर हमें दी गई है, सुमेलित कीजिए, देखते हैं।
टी हैगर स्ट्रैंड की बात करें तो नव परिवर्तनों का भौगोलिक प्रसार थी। और विलियम बुंगे की बात करें सैद्धांतिक भूगोल थी, अभी हमने इसकी व्याख्या भी पढ़ी है। गिलबर्ट वाइट की थी बाढ़ के प्रति मानव की प्रतिक्रियाएं। और वाल्टर आइजार्ड की थी क्षेत्रीय विश्लेषण की पद्धतियां। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, ओटो सलूटर, वॉन रिच्टोफेन, ऑस्कर पैचल और फ्रेडरिक रेडजल, ये बुक्स हैं भाई। तो फ्रेडरिक रेडजल की तो आप सभी जानते ही हो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनकी फेमस बुक थी, हाँ ठीक है। और पैचल की थी फेमस बुक दास आइसलैंड, जो कि नेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। रिच्टोफेन ने चीन का अध्ययन किया था भाई, और सलूटर ने किया था भूदर्शय के दर्शीगत विषय वस्तु। तो ये चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28, भूगोल में मानववाद के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मानववाद के बारे में बताना आपको। मानववाद मानव को मशीन के रूप में नहीं लेता है, ये कथन आपका सत्य है। मानववादी भूगोल मानव जागरूकता, मानव चेतना, मानव सृजनात्मकता को महत्व देता कथन ठीक है। मानववादी सतह की ज्यामितीय अवधारणाओं के स्थान पर स्पेस और प्लेस के न्यूनीकरण को स्वीकार करते हैं, ये कथन आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मानववाद प्रत्यक्षवाद परिमाणात्मक क्रांति के विरुद्ध आलोचना के रूप में विकसित हुआ था, ये कथन भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, यहाँ पर कुछ दार्शनिक उपागम दिए गए हैं और उनके समर्थक दिए गए हैं। तो आपको बताना कौन सा उपागम का कौन सा समर्थक था। तो आदर्शवादी के थे गुल्के महोदय, हैरिस और गुल्के सबसे ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा आपको, गुल्के, आदर्शवादी गुल्के। और हाँ, घटना क्रिया विज्ञान संबंधी थे भाई आपके राल्फ महोदय। आत्यांतिक से रिलेटेड थे बुंगे महोदय, विलियम बुंगे, जो सैद्धांतिक भूगोल से भी थे। और कल्याणवादी विचारधारा से थे स्मिथ महोदय, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन टीलियोलॉजिकल यानी उद्देश्यवादी विचारों के दृढ़ समर्थक हैं। तो यहाँ पर गयोट, पैचल, गरलैंड, रेडजल। तो राइट आंसर होगा गयोट। तो जो गयोट थे वही थे टीलियोलॉजिकल यानी उद्देश्यवादी विचारधारा से रिलेटेड। और इसके अलावा एक और था जो मुझे आप ऑप्शन में बताओगे पिछली उद्देश्यवादी विचारधारा से, और कौन सा राइटर रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बड़े नगर अधिवासों से दूर जनसंख्या विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का गैर महानगरीय क्षेत्रों में होना क्या कहलाता है। देखो गैर महानगरीय क्षेत्रों में तो इसे ही बोलेंगे प्रतिनगरीयकरण। क्या कहेंगे, प्रतिनगरीयकरण। नेक्स्ट आता है नगरीकरण की त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है। तो त्वरित अवस्था में नगरीय जनसंख्या में संगठित होता है। अगर हम बात करें, हमें बताना भाई राज्य की कुल पॉपुलेशन का कितना भाग होता है। तो 25 से 70%। राइट आंसर इज 25 से 70%, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, प्रमुख नगर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। तो भाई जिफ महोदय ने प्रमुख नगर का कंसेप्ट दिया था, जिफ रहेगा इसका राइट आंसर। क्रिस्टालर के मॉडल की अपेक्षा लोस का मॉडल कम प्रतिबंधात्मक है। लोस प्रत्येक कार्य का पृथक परास, पृथक सीमा और पृथक षटकोणीय भीतरी प्रदेश आपका मानता है। तो ये दोनों ही कथन ठीक है। लोस ने प्रत्येक कार्य को अलग अलग माना था, उसकी अलग दूरी, अलग सीमा, अलग षटकोणीय, और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी व्यवस्था जनान के संक्रमण की दूसरी अवस्था को चित्रित करती है। देखो पहली अवस्था में तो आपकी जन्म दर भी हाई होती है और मृत्यु दर भी हाई होती है जनान के संक्रमण की पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में जो आपकी बर्थ रेट है वो तो हाई होती है, पर जो आपकी डेथ रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो हारसमान मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर कुछ बुक्स हैं और राइटर है। तो द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी भाई आर हार्टसन की थी। द अर्बन क्वेश्चंस, ये आपकी कैस्टिलस की थी। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, हार्वे महोदय की थी। और लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, हैगेट महोदय की थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देख लो बुक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए बोल रही थी सारी बुक से, अगर सारी बुक्स और सारी थ्योरीज आप सीधे सीधे पढ़ जाते हो ना, ये थ्योरी इसने दी, ये बुक्स इसने दी, तो आपके 15 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहीं से मिलेंगे, आपके 15 नंबर यहीं से आएंगे। श्रृंखला प्रवसन यानी चेन माइग्रेशन किस पर आधारित है। काम के अवसर पर नातेदारी, पूर्वकालिक अवश्य स्थान से समीपता, या ए और सी दोनों। तो नातेदारी से रिलेटेड है हमारी श्रृंखला प्रवसन यानी चेन माइग्रेशन। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बर्जेस महोदय मैगलोपोलिस की बर्जेस महोदय ने तो नहीं दी थी, गोटमैन महोदय ने दी थी, ठीक है, गोटमैन महोदय ने दी थी मेगालोपोलिस की। तो यही कथन हमारा सुमेलित नहीं है। रेली का गुरुत्वाकर्षण, रेली ने गुरुत्वाकर्षण दिया था। जिफ का कोटि आकार नियम बिल्कुल करेक्ट। गिडीज ने सन नगर की
अवधारणा दी थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए वाला हमारा करेक्ट नहीं है, गोटमैन ने दी थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, अधिकांश मत्स्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ महाद्वीपीय जो शेल्फ होता है वो चौड़ा होता है। अच्छा, महाद्वीपीय शेल्फ चौड़ा होगा, हमें क्या करना है, हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना, मत्स्य क्षेत्र आपके जहाँ पर सेल्फ चौड़ा हो वहाँ पर नहीं बनते, जहाँ पर दो ठंडी और गर्म जल धाराएं आपस में मिलती है ना, वहाँ पर ज़्यादा आपके मत्स्य क्षेत्र बनते हैं। तो दूसरा कथन करेक्ट है, ठंडी और गर्म जलधारा, और तीसरा भी करेक्ट है भाई, ठीक है। और भारत में अंतर्देशीय मत्स्य योग अन्य प्रकारों से अधिक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो O 2, 3, 4 ये रह जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है गाइस, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे, इसके फिर हम जितने भी हमारे 35 जो क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अर्थव्यवस्था के स्थानिक विश्लेषण में क्षेत्रीय असंगतियां होती हैं। आर्थिक अर्थव्यवस्था में आपके आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर्जातीय कारकों के बीच अंतःक्रियाएं स्थानिक संगठनों के गठन को प्रभावित करती हैं। भाई दोनों ही कथन करेक्ट और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या दे रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय असंगतियां होती है और उनके बीच का कारण क्या है, ये अंत्य कारकों के बीच जो अंत्यक्रिया और स्थानिक संगठनों के गठन को। तो ये थे हमारे आपका जून का 2014 का क्वेश्चन पेपर था। पेपर नंबर 2 के मैंने आपको करवाए हैं, 40 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अब हमारे 35 क्वेश्चन बच गए हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कैसे क्या लगे, पेपर था भाई ये तो देख लेना। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको नेट के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो नेट के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।